ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शंस। पढ़िए आपने, RXN लिखते हैं शॉर्ट में रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इक्वेशन होते हैं समीकरण। और हम पढ़ चुके हैं ये पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये रासायनिक जो अभिक्रियाएं ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन जब होते हैं तो खास बात क्या है इसमें, नया पदार्थ बनता है। ये 8वीं से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। नया पदार्थ बनता है तो उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया उत्पाद बना है उसके जो गुण होते हैं, वो जो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में जो अभिकारक प्रयोग किए गए होते हैं उनसे ये नया पदार्थ बिल्कुल भिन्न होता है गुणों में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसें हैं, ये जलाने में मदद करती हैं, लेकिन उनसे बनने वाला प्रोडक्ट द्रव है, H2O जल है, और वो बुझाने में काम आता है। उल्टे गुण उल्टे हो गए, है ना। तो ऐसे नया पदार्थ बन जाता है। तो जब भी नया पदार्थ बना वो कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन हुआ। लकड़ी को काट के कुर्सी बना दी तो भौतिक परिवर्तन है। कौन है? ओके, तो नया पदार्थ जब बना तो मतलब रासायनिक परिवर्तन। लेकिन नया पदार्थ ही बनना ही एक इसमें परिवर्तन नहीं होता है। और क्या होता है, कई बार रंग बदल जाता है, कई बार कोई गैस निकल जाती है। जैसे कई अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, कईयों में हाइड्रोजन गैस निकली थी, और कईयों में तापमान बदल गया था। जैसे जो हमने क्विक लाइम लिया था, चूना लिया था बुझा हुआ, उसमें बिना बुझा हुआ चूना था, उसमें पानी डाला था तो बुझा हुआ चूना बन गया था। तो तब तापमान बढ़ गया था, गर्म हो गया, है ना। तो तापमान बढ़ जाता है, गैस निकलती है, रंग बदल जाते हैं। तो ये सब काम होते हैं जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो इसको साफ करना पड़ता है। क्यों? इसके ऊपर ये मान लो रिबन है ना, जब वायु में धातुओं को रखते हैं, ये धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, धातुओं में एक गुण है कि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसके ऊपर एक परत बना लेते हैं ऑक्साइड की। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पहले कर लेते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्साइड की परत बन जाती है जो कि खुद भी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सफेद परत बन जाती है। ठीक है, तो वो परत इसको जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। तो जब प्रश्न आएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो साफ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती है ऑक्साइड की, जो परत उसको जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो उसको परत को पहले अच्छे से साफ करना है रेगमाल से, ताकि वो अच्छे से जल जाए। ठीक है, तो मैग्नीशियम को साफ किया रेगमाल से, अब जलाएंगे तब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। जलने की अभिक्रिया हर बार कौन सी है? रासायनिक। ठीक है, तो जलने में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। तो वही काम जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन कर रही थी वही काम जलने पर करेगी। लेकिन अब जलने पर अभिक्रिया ऐसी होगी कि सारी की सारी ऑक्साइड बन जाएगी। पहले तो परत ही बनी थी ना ऑक्साइड के ऊपर से परत बन गई, इस धातु के ऊपर परत बन गई, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन उस परत को क्रॉस नहीं कर पाएगी अब। तो इसलिए वो ऑक्सीजन आगे वाली धातु को बचा के रखेगी, है ना, ऊपरी बनेगी परत। लेकिन जब जलाएंगे तो पूरी की पूरी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया कर लेगी, और फिर पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, और वो एक सफेद कलर का पाउडर निकलेगा, पाउडर में बदल जाएगी धातु, है ना। तो वो पाउडर जो बना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का था, सफेद कलर का। जब जला तो इसमें ऊष्मा भी निकली है ना, तो बहुत ज्यादा लाइट भी निकली है, और वो पराबैंगनी किरणें निकली है। तो बोला है कि जब इसको जलाना है तो नंगी आंखों से देखना है, चश्मा लगाना है या देखना नहीं है डायरेक्ट इसको। ठीक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें नुकसान कर सकती हैं। तो ये अभिक्रिया हुई है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम, हिंदी में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि हमने किसी अभिक्रिया को बताना है किसी को कि क्या हुआ। तो मैं लिखूंगा मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रित हुआ और उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया।
ऐसा बोलेंगे। तो इतना लंबी प्रोसेस नहीं हम लिखेंगे, तो हम उस समीकरण को, ये उस अभिक्रिया को, उस रासायनिक परिवर्तन को ऐसे लिख देंगे शॉर्ट में। या तो पहले तो शब्दों में लिख सकते हैं मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, जो आप छोटी क्लासेस में करते थे, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देंगे, है ना, ऐसे बोल देंगे। तो ये शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण है। इसको और शॉर्ट में लिखने के लिए हम इनको इसके प्रतीकों के रूप में या सूत्रों के रूप में लिखते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम अभिकारकों और उत्पादों को उनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखते हैं। प्रतीक होता है अकेले का, तो ये प्रतीक है। अगर जुड़ गया तो ये सूत्र बन गया। दो ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का प्रतीक है O, तो जब O2 हुआ तो ये सूत्र बन गया ना। वैसे ही MgO सूत्र बन गया, इसलिए मैंने दो शब्द यूज किए यहाँ पे। प्रतीकों और सूत्रों के रूप में जब रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण भी पूछा जा सकता है। तो हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पाद को उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ज्यादा डिटेल में आएगा, अगर 2 नंबर का पूछ लिया तो बोलेंगे इसमें बाईं ओर क्या लिखे जाते हैं, अभिकारक। और अगर अभिकारक ज्यादा है तो उनके बीच क्या लगाया जाता है, जमा का निशान लगाया जाता है। और इस तरफ क्या लिखा जाता है, दाईं तरफ उत्पाद। अगर 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच जमा का निशान लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाते हैं, और तीर का निशान जिस तरफ को होता है वो उस रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताता है। समझ गए, इतना लिख सकते हैं। 2 प्रश्न हो गए, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये रासायनिक समीकरण तो हमने लिख दिया लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, मुझे ये संतुलित करना है। संतुलित इसलिए करना है क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो हमने क्या करना है, ये अगर ऑक्सीजन जब यहां डबल था तो यहां क्यों सिंगल रह गया, दूसरा ऑक्सीजन कहां चला गया, है ना। तो उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन प्रतीकों या सूत्रों को, मैं ये जो परमाणु हैं इनकी संख्या को बराबर करेंगे। ठीक है, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। मैग्नीशियम तत्व है, ऑक्सीजन, 2 तत्व हैं जिनसे मिलकर अभिक्रिया हो रही है। तो इन दोनों तत्वों के जो परमाणु हैं वो कितने कितने हैं, उनकी संख्या कितनी कितनी है, वो संख्या अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ बराबर करनी है हमने। जब बराबर होती है तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है। और संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण नियम को सिद्ध किया जा सके। तो यहाँ पर MgO2 है, इसको O2 करना है तो 2 करेंगे, और इधर Mg अकेला रह गया, इधर दोनों 2 हो गए तो 2 कर देंगे यहाँ। ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड करने का एक तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, एक समीकरण लिखा होगा बैलेंस करो, तो बैलेंस करने का तरीका है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले वो आपने लेना है कंपाउंड, यौगिक वो लेना है जिसमें सबसे ज्यादा तत्वों की संख्या है, उससे स्टार्ट करना है। फिर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, इसको 2 करना है तो मैंने इसके साथ 2 लगाना है, इधर 2 नहीं लगाना। संतुलित करते समय हमने क्या ध्यान रखना है, सूत्र नहीं बदलना चाहिए, MgO2 ना हो जाए तो सूत्र बदल गया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बन गया, फिर तो ये गलत हो गया। अभी क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहा, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले 1 किलो था, अब 2 किलो हो गया, मान लो, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल हो गए, 2 यौगिक हो गए हमारे पास। और यहां पर फिर 2 तो ये था, लेकिन वहां मैग्नीशियम 2 हो गया, इसलिए इसको 2 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो पीछे 2 लगाएंगे, इसको 2 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे बैलेंस हो जाती है हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। समझ गए? ओके। तो संयोजन अभिक्रिया लग गई पता। संयोजन अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में उल्टा बोल देंगे, जब एक अभिकारक
टूटेगा अभिक्रिया के दौरान और दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, एक दूसरे के उल्टी। ठीक है, तो संयोजन, ये पहला प्रकार पढ़ लिया हमने, दो टाइप के प्रकार पढ़ लिए, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं। अब संयोजन अभिक्रियाएं के पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर वियोजन के एग्जाम्पल देख लेते हैं अलग अलग करके। तो चलो संयोजन के देखते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया जो पहले किया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और MgO बन गया। दो या दो से अधिक अभिकारक हो, एक उत्पाद बने तो संयोजन अभिक्रिया बनती है। उसी तरह हमने कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम क्विकलाइन कहते हैं इंग्लिश में, इसको हमने पानी में घोला है, जल में, तो चूने का पानी बन जाता है CaOH ट्वाइस, एकल उत्पाद बना। ठीक है, कोयले को जलाया, कार्बन को जलाया ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मीथेन को जलाते हैं प्लस ऑक्सीजन, अच्छा ये नहीं, इसको रहने दो, ये तो डबल ज्यादा बन जाता है। ये मेन तीन कर लेनी है। और है बुक में कोई? ठीक है, अभी ये तीन कर लो, काफी हैं। दो चीजें थी, एक चीज बन गई। यहां पर इसको थोड़ा सा डिफाइन और किया हुआ है। ये जो चूने का पानी है कहाँ यूज करते हैं? घर में, दीवारों में सफेदी करने के लिए। तो आप देखते हैं कि जब चूने का, इसको स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। इसको चूना करते हैं, चूना करने में दीवारों पर करते हैं, और हम देखते हैं कि जब किया चूना तब तो नहीं चमका, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें चमक आती है और अगले दिन और अच्छी चमक आ जाती है। तो उसका कारण क्या है, ऐसा भी यहाँ पे समझाया हुआ है आपकी बुक में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब ये चूना हम देते हैं ना दीवारों पर, तो ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और बन जाता है CaCO3। ठीक है, और कुछ जल निकल जाता है, ये बाष्पीकृत हो जाता है, उसमें से सूख गया ना, वो जल बाष्पीकृत हो गया, और जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड थी उसने चूने के पानी से अभिक्रिया करके ये बना दिया। अब ये चमकीला पदार्थ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक चमकीला पदार्थ है। और वो क्या है, यही सूत्र संगमरमर का भी है, मार्बल का सूत्र भी यही है। तो ये मार्बल की तरह का पदार्थ है और ये मार्बल की तरह की चमक देगा, इसलिए हम बोलते हैं कि चूने का पानी जब दिया तो थोड़ी देर बाद वो चमक देता है। तो क्यों थोड़ी देर बाद दी, उसका कारण ये है, इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे बोला जाएगा पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और चमक देता है, कौन सा पदार्थ है वो? तो स्लेक्ट लाइन, बुझा हुआ चूना। ठीक है, कर लोगे। अब इन्हीं अभिक्रियाओं को करते समय हम एक और चीज देखते हैं कि जब इसको जलाया तब भी ऊष्मा निकली, इसको जलाएंगे, इसको करेंगे तब भी ये गर्म हो जाता है, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जलाएंगे तो हीट निकलेगी ना, सेकेंगे ना कोयले से आग के साथ, तब भी हीट निकल रही है ना। तो ऊष्मा निकल रही है उत्पाद के साथ साथ, और क्या ले रहे हैं हम? ऊष्मा भी ले रहे हैं। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकले उनको हाँ बोलो बोलो, हाँ क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जिन अब ये पूछ लिया जाए तो तीनों एग्जाम्पल इसके भी हो जाते हैं, इसके भी हो जाते हैं। यहां पर क्या लिखना है आपने? जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब उसमें सारी की सारी संयोजन अभिक्रियाएं नहीं होती, दूसरी अभिक्रियाएं भी हो सकती हैं, बहुत सारी। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में किसका नाम ले सकते हैं हम? कोयले को जलाओ, कोयले को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा जल बन गया। तो सॉरी कोयला नहीं है, ये बायोगैस है। बायोगैस को जलाया तो खाना बनाने के लिए वो हीट निकली ना। अब पर ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये ध्यान रखे, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है क्योंकि इसमें दो उत्पाद बन रहे हैं। ये सारी संयोजन ऊष्माक्षेपी भी है और साथ में ये भी ऊष्माक्षेपी है। अब हम बोलते हैं कि खाना जो हम खाते हैं उसमें ग्लूकोज बनता है, तो श्वसन होता है और ये जो ग्लूकोज हमारी कोशिका में गया है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है।
ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हम छोड़ देते हैं बाहर, कुछ जल का निर्माण होता है, तो इसमें भी ऊर्जा निकली है। तो इस अभिक्रिया को, ये क्या सी, कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन। तो श्वसन अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, जो ऊर्जा हम बॉडी में यूज करेंगे डिफरेंट काम करने के लिए, है ना। इस ऊर्जा का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? काम करने के लिए, है ना, बॉडी काम करने के लिए यूज करेंगे, तो ऊर्जा निकल रही है ना, श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकली है प्रोडक्ट के साथ साथ, इसलिए इसको ऊष्मक्षेपी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है कि श्वसन को हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन में क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद क्या बनाता है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज, ऐसे लिखना है आपने। श्वसन में क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। हम खाना खाते हैं, वो उसमें से ग्लूकोज बना है, पचने के बाद वो ग्लूकोज गया है कोशिका में, ठीक है। कोशिका में वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये है श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, हमने जो भोजन किया है उसको पचाने के बाद उससे बना ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में चला जाता है, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करता है। ऐसा होता है, सांस क्यों लेते हैं हम? लेते सांस सभी, जोर से लो जरा, अब मत लो 2-4 मिनट जरा, चाहिए ना आपको, हर टाइम सांस चाहिए, क्योंकि भोजन तो स्टोर है बॉडी के अंदर, ये ऊर्जा हर वक्त बनती रहनी चाहिए कोशिकाओं में, ठीक है। तो यहां पर ऊर्जा नहीं बनी तो सारे सेल डेड हो जाएंगे, ब्रेन के सेल डेड हो गए तो तुम डेड हो गए, ठीक है। तो ये होता है, ग्लूकोज सभी कोशिकाओं में जाता है, शरीर की करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं में जाता है, और ये सांस जो हमने ली है वो ऑक्सीजन भी कोशिका में पहुंचती है, और वहां पर इनकी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा हमारे जैव प्रक्रम में विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हमारे शरीर द्वारा वही ऊर्जा काम करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या निकला, लास्ट में क्या लिखना, ये बताना है ना, क्योंकि देखो इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकली है, इसलिए श्वसन को भी क्या कहेंगे? ऊष्मक्षेपी। 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पहले श्वसन को समझाना है और एक बार लास्ट में बताना है कि इनकी अभिक्रिया हुई है और ऊर्जा निकली है, इसलिए उसको हम ऊष्मक्षेपी कहेंगे, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना। ये हमारी ऊष्मक्षेपी और संयोजन अभिक्रियाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इसमें आप ये दे सकते हो एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद पहले टाइप का था, वियोजन को करते हैं। अब जहां ऊष्मक्षेपी है, इससे उल्टा भी हो सकता है कि हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, ऊष्मा निकल नहीं रही है, हमें देनी पड़ रही है, तो पहले तो वो अवशोषण हो रहा है ऊष्मा का, फिर आगे अभिक्रिया हो रही है, उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आग सेकने को नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है, उसमें हमें खुद देनी पड़ेगी, ठीक है। कोयले को जलाएंगे तो वो जलता रहेगा ना, हम थोड़ी आग दे रहे हैं, अपने आप जलती रहेगी अब वो अभिक्रिया के दौरान। और कुछ अभिक्रिया में हम पहले उसको गर्म करेंगे। अब चाय जब गर्म की या कुछ और अभिक्रिया की, चाय में तो चलो गर्माहट होती है, तो क्या होगा कि वो अभिक्रिया तभी होगी जब हम उसको आग देंगे, नहीं देंगे तो वो नहीं होगी अभिक्रिया, तो देनी पड़ रही है उसको, तो मतलब सॉरी शोषी। तो संयोजन के बाद अब अभिक्रिया आ जाती है हमारी वियोजन, और नाम से पता चल रहा है कि वो कौन सी है, टूटने की, डीकम्पोजिशन, टूटने की अभिक्रिया। तो इसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या अधिक उत्पाद बनाता है। एग्जाम्पल जैसे अब जो हमने बोला कि जो हमने चूना दिया दीवारों पर, वो बना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बड़े दिन बाद वो सफेदी खत्म हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है, तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसमें नहीं, इसमें था ये तब नहीं, इसमें तो 2 हो गए, अभिकारक भी 2 लग जाएंगे, नहीं ऐसे होगा, ठीक है, CaCO3 ही है, इसमें कोई दूसरा अभिकारक नहीं है। मुझे ध्यान आया कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी, इसमें कोई दूसरा अभिकारक नहीं है। इसमें क्या होता है कि हीट ही लगती है, गर्माहट इसको मिलती है जब वायुमंडल से, तो ये टूटने लग जाता है और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड फिर वायुमंडल में चली जाएगी,
तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वायुमंडल में चली गई और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट था उसमें फिर वो बुझा हुआ चूना बन गया क्विकलाइन, ये फिर से बन गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो एक अभिकारक टूट गया और उत्पाद बन गया, तो सफेदी खत्म हो गई। फिर से वो चूना, अब उसको तो झाड़ भी सकते हैं हम, है ना, दीवारों पर से निकल जाता है ना, फिर चिपकने लग जाता है, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, फेविकॉल मिलाते हैं कि अगर सूख भी गया तो वो कम से कम ये जो चूना है बुझा, बिना बुझा हुआ, ये चिपका रहे दीवार के साथ, ऐसे ना उतर जाए, नहीं तो क्या होता है उतरने लग जाता है, कोई टच करता है तो वो कपड़े खराब होते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। पर आजकल तो खैर पुट्टी यूज करते हैं उसमें, लेकिन पहले तो चूना करते थे ना, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे आपने जल के अणु हैं, वाटर को तोड़ सकते हैं दोबारा से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है, तो उसको क्या करना है हमने, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इस प्रक्रिया को, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में जल लिया है हमने और उसको बैटरी से जोड़ा है, ऐसे एक उपकरण बनाना है, उसको बैटरी से जोड़ना है और उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। यहां भी हमने देखो ऊर्जा दी हुई है, तो इन अभिक्रियाओं में एक अभिकारक दो उत्पाद बन रहे, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, समझ गए वियोजन अभिक्रिया में। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि ऊर्जा भी देनी पड़ रही है, ऊर्जा देनी पड़ रही है, साथ में आप और भी एग्जाम्पल है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर और क्लोरीन गैस निकल जाती है, AgBr, धूप में गर्म करो या थोड़ा गर्म करो इसको, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। तो ये सारी कौन सी अभिक्रियाएं हैं, वियोजन अभिक्रियाएं, और इसमें भी धूप से ऊर्जा मिली है, धूप में रखो तब होगा, तो सब ऊर्जा ले रहे हैं, उसके बाद अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान फिर ऊर्जा नहीं निकलेगी, पहले इनको ऊर्जा चाहिए तब अभिक्रिया होगी, उसमें आग नहीं सेक सकते आप, ठीक है, आग नहीं निकलेगी, तो क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है इसलिए इसको, यही एग्जाम्पल आपके पास वियोजन अभिक्रिया के भी हैं और यही एग्जाम्पल ऊष्माशोषी के भी हैं। अगर ये पूछा गया तो डेफिनेशन चेंज होगी, एग्जाम्पल सेम रहेंगे, और ये पूछा गया डेफिनेशन चेंज कर दो, बोलो जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है, उन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जिन अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिन अभिक्रियाओं को पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये कोई एक देना है आपने, समझ गए, तो ये चार तरह की कर ली हमने एक साथ, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है, यहाँ एक कोयले वाला भी बनता है, ये भी पूछा जा सकता है, एक कोयले वाला नहीं सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कि ये चमक क्यों खत्म हो जाती है, तो आपने ये अभिक्रिया बतानी है कि वो दोबारा से क्विकलाइन बन जाता है। या उल्टा पूछ सकते हैं कि जो चूने का पानी हम देते हैं दीवारों पर सफेदी करते हैं तो चमक 2 दिन बाद क्यों आती है, तो आपने बोला चूने का पानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक चमकदार पदार्थ है, और वो क्या है, जो चमकदार पदार्थ है वो संगमरमर की तरह का पदार्थ है, ठीक है, तो इसलिए वो चमक आती है दीवारों में, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने, ये है मैं फिर कल करवाऊंगा आपको कि जल के टूटने की अभिक्रिया जो है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, एक छोटा सा प्रश्न है, इसको समझाऊंगा मैं, तो अभी करेंगे तो वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सब पढ़ा है हमने, दूसरी बार कर रहे हैं आज हम, तो उम्मीद है कि इजीली समझ आ गया होगा आपको। घर में जाके एक बार फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये 2 चैप्टर हैं, इसमें से ज्यादा आएगा, इसलिए इस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे फिर।